नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के बारे में, यानी कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के बारे में। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां क्या होती हैं और ये किस मौसम में फैलती हैं, इनके लक्षण क्या हैं, बचाव कैसे करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण होम्योपैथ की अद्भुत भूमिका इस लड़ाई में क्या होती है। तो भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में हर साल करोड़ों लोग वेक्टर जनित रोगों से प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हर साल 20 लाख से अधिक डेंगू और मलेरिया के केस सामने आते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह समस्या गंभीर है। वेक्टर जनित रोग मानसून और उसके तुरंत बाद के मौसम में, यानी कि जुलाई से अक्टूबर तक के महीनों में सबसे ज़्यादा फैलते हैं। इस दौरान पानी जमा होता है, नमी होती है और यही मच्छरों के प्रजनन के लिए आदर्श परिस्थिति बनती है। इसलिए बारिश के मौसम में सावधानी बेहद ज़रूरी है। एक छोटा सा मच्छर लेकिन जानलेवा, हर साल लाखों लोग इस अदृश्य दुश्मन का शिकार बनते हैं। बुखार, दर्द, खून की कमी और अस्पतालों की लाइनें, और कई बार तो जान भी चली जाती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, ये हमारे आसपास की हकीकत है। लेकिन क्या इलाज है? क्या इससे बचाया जा सकता है? जी हाँ, होम्योपैथी हमें न सिर्फ उपचार देती है बल्कि रोग से लड़ने की ताकत भी देती है। आगे हम सर्वप्रथम बात करते हैं वेक्टर, यानी ऐसे जीव जो किसी के वायरस या परजीवी को शरीर में पहुंचाता है, यानी कि बीमारी के कारण फैलने वाली पैथोजेंस को अपने शरीर में लेकर दूसरों के शरीर में पहुंचा देते हैं। सबसे आम वेक्टर है मच्छर। इनके अलावे टिक, पिस्सू और जूं के माध्यम से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या जानवरों में फैलती है। दोस्तों, अब रोग के फैलाने वाले कीट जो होते हैं, वेक्टर जो होते हैं, और रोगाणु उनके जो होते हैं, जिसको पैथोजेंस बोला जाता है, के प्रकार को समझाना उचित समझता हूँ। चलिए अब जानते हैं वेक्टर जनित रोगों के कुछ प्रमुख उदाहरण, उन्हें फैलाने वाले जीव यानी वेक्टर और रोगाणु किस प्रकार के होते हैं। तो मलेरिया जो होता है वो मादा मच्छर एनोफिल्स से फैलता है और इसके रोगाणु का नाम है पैथोजेंस जो होते हैं वो प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम और फ्लैसीपेरम या वाइवेक्स। और दूसरा डेंगू बुखार जो होता है वो मच्छर एडिस एजिप्टी से फैलते हैं। इसके वायरस होते हैं डेंगू वायरस और फ्लेवी वायरस। और चिकनगुनिया, ये भी एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। इसके वायरस का नाम है चिकनगुनिया वायरस या अल्फ़ा वायरस। जीका वायरस को फैलाने में एडिस मक्खी जो होता है वो मदद करता है और ये फैलता है। इसके एडिस मक्खी जो होता है इसका वायरस का नाम है जीका वायरस, फ्लेवी वायरस। और काला जार जो होता है ये सैंडी फ्लाई बालू मक्खी से फैलता है। इसके प्रोटोजोआ लेजीमेनिया डोनोवायनी होते हैं। लाइम रोग एक काला कीड़ा जिसे टिक बोलते हैं और ऑक्सोडेक्स कहा जाता है। इसके बैक्टीरिया का नाम है एलिया बुजडोफेरिड। दोस्तों, मच्छर और कीड़े स्वयं तो बीमार होते नहीं हैं, लेकिन ये रोगाणु लेकर चलते हैं। जब ये किसी इंसान को काटते हैं तो रोगाणु खून में प्रवेश कर जाता है और बीमारी फैल जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हर बीमारी का एक लक्षण, एक अलग वेक्टर और एक अलग रोगाणु होता है। इसी के अनुसार उसका इलाज और बचाव तय किया जाता है। अब हम आगे बताने जा रहे हैं वेक्टर जनित बीमारियां, उनके लक्षण और होम्योपैथी की भूमिका और उपचार के बारे में। होम्योपैथी के लक्षणों के आधार पर, होम्योपैथी जो होता है लक्षणों के आधार पर रोग को जड़ से ठीक करने का प्रयास करती है। तो आइए जानेंगे कि किस रोग में कौन सी दवा उपयोगी हो सकती है। जैसे
मलेरिया में सबसे पहले हम नक्सवोम का 200 की एक खुराक देता हूँ, उसके बाद ट्यूबरकुलिनम 1 mg की एक खुराक और फिर मलेरिया ऑफिसनेलिस 1 mg का एक खुराक। ये तीनों दवा हम 1-1 घंटे के अंतर पर एक दिन खिला देते हैं। पुनः 1 घंटे के बाद चिन्नम सल्फ 1 mg का भी एक खुराक हम उसमें लगा देते हैं, खिला देते हैं। इतना से ही मलेरिया फीवर ठीक हो जाता है। और इसके बावजूद भी फीवर नहीं उतर रहा हो तो पायरोजेनियम 1 mg का एक खुराक देकर पुनः हम चिनिनम सल्फ 200 पोटेंसी में रिपीटेड डोज में देने से मलेरिया बुखार ठीक हो जाता है। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। और क्रोनिक मलेरिया फीवर में अर्थात पुनरावृत्त बार बार मलेरिया बुखार की स्थिति में कार्सिनोसिन 1 mg की एक खुराक भी दे देता हूँ कभी कभी। फिर ट्यूबरकुलिनम 1 mg और पुनः मलेरिया ऑफिसनेलिस 1 mg की एक खुराक रिपीट करता हूँ कुछ दिनों के बाद। तो इसमें कमजोरी, पसीना और खून की कमी के लिए, मलेरिया में जो कमी होता है उसमें हम सिनकोना ऑफिसनेलिस 30 का प्रयोग हम 3 खुराक प्रतिदिन के हिसाब से 1 सप्ताह तक बार बार देते हैं। दोपहर में आने वाली बुखार और उदासी की स्थिति में हम नाइट्रामोर 200 की 1 से 2 खुराक देते हैं। थकावट, बेचैनी और बार बार प्यास लगने पर हम आर्सेनिक एल्बम 30 का प्रयोग करते हैं। शरीर में डेंगू बुखार, अब हम डेंगू बुखार के बारे में चर्चा करते हैं। तो डेंगू बुखार में क्या होता है कि शरीर में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है और तेज़ बुखार आता है। इसमें भी हम मलेरिया की तरह नक्सवोम का 200 की एक खुराक पहले देते हैं, उसके बाद हम ट्यूबरकुलिनम 1 mg और मलेरिया ऑफिसनेलिस 1 mg और चिन्नम सल्फ 1 mg इसको हम रिपीटेड डोज में इस्तेमाल करते हैं। इससे डेंगू बुखार को राहत मिल जाता है। जब शरीर टूट रहा हो, हड्डियों में तेज़ दर्द हो और तेज़ बुखार की स्थिति हो तो हम इपिटोरियम परफोरेटम 200 को उपयोगी मानते हैं। जब थकावट और सुस्ती हो और रोगी नींद की स्थिति में हो तो हम यहाँ पर जेलसीमियम का प्रयोग में लाते हैं। जब हिलने डोलने से दर्द बढ़ जाता है, चुपचाप पड़ा रहना चाहता है, पानी का प्यास अत्यधिक होता है, तो इस स्थिति में हम ब्रोनिया एल्बम का भी प्रयोग करते हैं। अब हम कुछ चर्चा करेंगे कुछ अनुभवी चिकित्सक जो डेंगू फीवर में जेलसीमियम 200 और रस्तक 200, इपिटोरियम 200 और ब्रोनिया 200 की रिपीटेड डोज में देने की सलाह देते हैं, जो सर्वथा उचित लगता है। मेरा मानना है कि इपिटोरियम परफोरेटम 200 और जेलसीमियम 200 पहली दवा है जो अत्यधिक कारगर है। क्रोटेलस 200 और कैरिका पपाया 200 डेंगू फीवर में जब प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं तब इस दोनों दवा को हम प्रयोग में लाते हैं। इससे प्लेटलेट्स का मेंटेन हो जाता है। और डेंगू फीवर में उल्टी होने पर कैडमियम सल्फ 1 mg का 1 से 2 खुराक देते हैं, उससे उल्टी रुक जाती है। अब हम आगे चिकनगुनिया फीवर के बारे में बताने जा रहे हैं। चिकनगुनिया फीवर जो होता है उसमें तेज़ बुखार होता है, जोड़ों में तीव्र दर्द होता है और थकान होता है, दाने दाने निकल जाते हैं लाल लाल कभी कभी, और हाथों पैरों में सूजन जैसे लक्षण होते हैं। तो होम्योपैथी में रोगी के लक्षणों और प्रकृति के स्थिति के अनुसार ही इलाज होता है, दवा का चुनाव किया जाता है। जैसे जब जोड़ों में जकड़न का दर्द हो और सुबह सुबह अकड़न हो और रात में दर्द बढ़े तो रस्टक्स 30 या 200 का हम प्रयोग करते हैं। चिकनगुनिया के लक्षण लंबे समय तक पोस्ट वायरल आर्थराइटिस भी बने रहते हैं। ऐसी मामले में रोस्टक्स 30 और अर्निका 30, लीडमपाल 30 जैसी दवाएं दर्द और सूजन में राहत देती है। इसके अलावा ब्रोनिया, इपिटोरियम परफोरेटम, एपिस, आर्सेनिक एल्बम, बेलाडोना, जेलसीमियम आदि दवाइयों का भी प्रयोग लक्षणानुसार किया जा सकता है। अब हम थोड़ा चर्चा काला जार फीवर के बारे में भी कर लेते हैं। यह बीमारी मुख्यतः बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। बुखार, तेज़ बुखार होता है, बार बार बुखार होता है और वजन में गिरावट आती है, भूख की कमी होती है, स्प्लीन और लीवर का आकार बढ़ जाता है और थकान, कमजोरी और गहरे रंग की त्वचा, हाइपर पिगमेंटेशन ये दिखाई देने लगता है। तो ये रोग प्रतिरोधक शक्ति में गिरावट आदि लक्षण
कालाजार में पाए जाते हैं। बार बार आने वाला बुखार जिसके कारण कमजोरी, खून की कमी हो जाती है, तो चाइना 30 विशेष लाभकारी है। कालाजार फीवर में लीवर और स्प्लीन ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस स्थिति में सियोनोथस अमेरिकाना क्यू पावर का मदर टिंचर 10-10 बूंद पानी में मिलाकर 3 बार देने से लाभ मिल जाता है। इस मामले में फास्फोरस 30 और नेट्रियम 30 उपयोगी दवा है। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम, बैप्टिसिया 30 और फेरम फॉस 30 आदि दवाइयाँ भी लक्षणानुसार दी जाती है। कालाजार एक जानलेवा बीमारी है, अतः होम्योपैथिक इलाज सपोर्टिव थेरापी के रूप में इसको लिया जाना चाहिए। रोग की गंभीरता के आधार पर एलोपैथिक इलाज का भी अनदेखी ना किया जाए। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे 2 ऐसे वेक्टर जनित रोगों की जो दुनिया भर में चिंता का विषय बन चुके हैं, जीका वायरस और लाइम डिजीज़। ये लाइम डिजीज़ क्या होता है? तो ये लक्षण कब आते हैं? तो त्वचा पर बॉल्स, आइस, रैसेस और ये बुखार, कंपकपी, सिर दर्द, थकावट, जोड़ों का दर्द, खासकर घुटनों में, देर से चेहरे की नसों पर ये भी असर, या बेल्स पाल्सी भी होते हैं। बेल्स पाल्सी मतलब चेहरे का पैरालिसिस का लक्षण भी दिखाई देता है। होम्योपैथिक उपचार में लीडम पाल 30 और टिक बाइट के तुरंत बाद दें। टिक बाइट जो काटता है उसके बाद जो है लीडम पाल हम उपयोगी मानते हैं। रस्तक 30 जोड़ों का दर्द, त्वचा की खुजली में, और आर्सेनिक जो होता है वो बेचैनी, कमजोरी और प्यास में देते हैं। मरसोल 30 का प्रयोग करते हैं जब रात में पसीना आता है, गले में संक्रमण होता है। जीका वायरस जो होता है वो गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसे भ्रूण में माइक्रोसेफाली हो सकता है। और जीका वायरस के प्रमुख लक्षण हैं हल्का बुखार, त्वचा पर चकत्ते, आँखों में लाली, मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द, अत्यधिक थकान। होम्योपैथिक दवाइयाँ जैसे इपिटोरियम परफोडेटम 30 हड्डियों को तोड़ देने वाला दर्द में उपयोगी है। बेलाडोना 30 तेज बुखार और चेहरे की लालिमा में दिया जाता है। और रस्तक 30 जोड़ों की अकड़न में इसका प्रयोग होता है। और जेल्सियम 30 जब सुस्ती और भारीपन के साथ बुखार रहता है। और एपिस में 30 का प्रयोग हम तब करते हैं जब रैसेज और जलन वाली त्वचा में होती है। इन सभी दवाओं का चुनाव लक्षणों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। और दोस्तों, आगे हम ये बताने जा रहे हैं कि ये सब जो अभी आपको हमने बताया वो एक छोटा सा बताया गया, इसे बहुत बृहत रूप से भी इसको किताबों में भरा पड़ा हुआ है, उसको भी देखना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक छोटा सा कीट, चाहे वो मच्छर हो, बालू मक्खी हो या टीक, गंभीर लेवा बीमारियों का कारण बन सकता है। घबराने की नहीं ज़रूरत, जागरूक होने की ज़रूरत है। रोकथाम की सबसे बड़ा इलाज है, इसलिए कुछ ज़रूरी सावधानियां याद रखें। पानी को इकट्ठा ना होने दें। कूलर, गमलों और टंकियों की समय समय पर सफाई करें। मच्छरदानी और रिपेलेंट का उपयोग करें। शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहने, यानी वो पूरे बाँह वाले कपड़े पहने। घर और आसपास सफाई बनाए रखें। बारिश के मौसम में विशेष सतर्कता बरतें। ध्यान रखें, बीमारी से लड़ना तभी आसान होता है जब हम पहले से ही तैयार हों। इसलिए ज़रूरी है खुद भी जागरूक बनें और दूसरों को भी जागरूक करें। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल डॉक्टर गणेश शंकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सब स्वस्थ रहें। इन्हीं कामना के साथ पुनः मिलेंगे अगले फ़ायदेमंद वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।